नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर विवाद जो है वो जारी है। आज इसको लेकर एक अहम सुनवाई होनी है। इसके चलते वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और आपको बताएं कि शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे का काम जो है वो रोक दिया गया था। हिंदू पक्ष ने इसको लेकर कहा था कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था और न ही प्रशासन ने मदद की थी। इसके बाद इसके साथ ही सर्वे के लिए कोर्ट ने जिस कमिश्नर को नियुक्त किया है उन पर निष्पक्ष काम न करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से नियुक्त वकील ने लगाया है। उनका आरोप है कि हिंदू पक्ष के दबाव में काम किया जा रहा है। कमिश्नर को बदलने की मांग पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी आप समझिए। इसको तरीके से आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या अब तक हुआ है। 17 अगस्त को गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा के लिए याचिका दी गई। 5 महिलाओं ने याचिका दी थी और 18 अगस्त को उसके बाद मंदिर की हालत जानने की कोशिश हुई और कोर्ट ने 3 दिन में पैरवी के इसके बाद आदेश दिए। वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया और किसी वजह से वीडियोग्राफी नहीं हो सकी और 18 अप्रैल को जिला प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए अर्जी दी गई। सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने अर्जी दी और 19 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और अगली सुनवाई 26 अप्रैल को रखी गई। 26 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश 6 मई को वीडियोग्राफी का दिया और 6 मई को दोपहर 3 से 6 बजे तक का वीडियोग्राफी और सर्वे यहाँ पर किया गया और 7 मई को मस्जिद पक्ष कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जो है वो पहुंचा और मस्जिद पक्ष का कोर्ट में आवेदन जो है वो पहुंचा। कमिश्नर बदला जाए इसकी मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष की दलील यहां पर सुनना जरूरी है और इसको लेकर हिंदू पक्ष का आरोप ये है कि सर्वे के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया है। अब इस मामले में एक अहम सुनवाई अब होनी है और इस मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए अदालत ने जिस वीडियोग्राफी कर जांच करने की बात कही थी उसमें 7 मई को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया था जब मस्जिद के पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनकी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा किया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके आशय उन्होंने एक एप्लीकेशन अदालत में उन्होंने दाखिल किया और अदालत में दाखिल करने के बाद अदालत ने उस कार्रवाई को सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद अदालत ने जो है उसको अपील करके ये कहा उसमें कि अभी जो है दूसरे पक्ष को जो हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं या एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको आपकी ये न तो ये अर्जी सर्व की गई है और वादी पक्ष को और न ही एडवोकेट कमिश्नर अदालत में आकर अभी अपनी बात रख पाए हैं, अपनी निष्पक्षता की बात कह पाए हैं, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाता है। तो उसके लिए उन्होंने आज 9 तारीख का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है कि 9 तारीख को जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो जो है उनको इसकी नोटिस, इनको जो अर्जी दी गई, जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में मस्जिद पक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसके लिए जवाब देने के लिए कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। और उसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, तो उसको लेकर के उनके लिए भी समय दिया गया है। तो आज तकरीबन दोपहर बाद जो है वो इस तरीके की अदालत में कार्रवाई होगी, उसकी सुनवाई होगी। उसके सुनवाई के बाद जो है जाकर के जो है उसके सुनवाई के बाद जो है अदालत क्या फैसला देता है उसके मुताबिक काम आगे बढ़ेगा। जो सर्वे होगा नहीं होगा, क्या होना होगा, नए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, ये सब बातें उस सुनवाई के बाद होगी, अदालत के पास है। लेकिन फिलहाल अभी जो है उसमें वक्त जो है वो सुनवाई का है, उसको वो सुनेंगे, उनकी एप्लीकेशन को दलील देंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब एक आरोप ने जो एडवोकेट कमिश्नर पर ही निष्पक्षता पर आरोप लगाया तो अदालत ने कहा कि उसे जरूर सुनेंगे और सुनने के बाद उन्हें मौका भी देंगे और मौका देने के बाद जब ये सारी बातें जानेंगे तो वो होगा। तो जो एक मामला जो था वो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए विराम पर है और अभी रुका हुआ है। उसके बाद दोपहर बाद जो है वो स्थिति जो है उसकी ये समझ में आएगी कि आखिर क्या होना है, तो ये समझ भर के आएगा। और अभी अगर आप मंदिर का हाल देखेंगे तो यहाँ पर एकदम शांति का वातावरण है, आराम से लोग जो है वो दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। किसी तरीके का फिलहाल कोई कयास और इस तरीके की चीज़ें नहीं नज़र आ रही है।
हर व्यक्ति जो है वो दर्शन पूजन और मंदिर के अपने सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में इसकी चर्चा जरूर है कि आज अदालत में क्या होगा और अदालत किस निर्णय पर पहुंचेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरा मामला जो है वो अदालत पर ही निर्भर है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत रद्द करने की अर्जी देगी। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने एनडीटीवी को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों की मीडिया बयान की क्लिप देखने के बाद अदालत की अवमानना का मामला साफ दिखता है। आपको बता दें कि अदालत ने जमानत देते समय केस के संबंध में मीडिया से बात नहीं करने की शर्त रखी थी। इससे पहले कल मुंबई में अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए और उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है तो 14 दिन क्या 14 साल भी जेल में गुजारने के लिए तैयार है। नवनीत राणा ने कहा कि जेल में मेरे साथ ज्यादती की गई है, उद्धव ठाकरे ने अत्याचार किया है, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव ठाकरे। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हनुमान चालीसा विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों 12 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम कल कोर्ट के सामने ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया जाए। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील जी, जिस तरीके का बयान यहाँ पर नवनीत राणा की तरफ से दिया गया और जैसी प्रतिक्रिया आई, लगता नहीं कि मामला अभी सुलझने वाला है और आगे कहानी जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल तभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब मीडिया से बात करने पे पाबंदी है उसके बावजूद अस्पताल से निकलने के तुरंत बाद नवनीत राणा इस तरह का बयान देगी और सीधे सरकार को चुनौती देंगी, मुख्यमंत्री को चुनौती देंगी और केस के बारे में भी वो बोलेंगी। साफ तौर पर उन्होंने अपनी ऊपर हुई जाति की बात कही। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से, भगवान का नाम लेने से 14 दिन जेल क्या, मैं 14 साल तक जेल में रह सकती हूँ। और दूसरे उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी अपने सामने। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसका कि विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत जो है आज सत्र न्यायालय में जाकर उनकी जो जमानत है उसको रद्द करने की एक अर्जी देंगे। उस पर हो सकता है कि आज सुनवाई हो सके, यानी कि इनकी मुसीबत एक बार फिर से बढ़नी कहीं न कहीं तय लग रही है। दूसरी बात, नवनीत राणा और रवि राणा के घर पे आज बीएमसी की टीम है वो भी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जब घर टीम गई थी तब ये घर पे नहीं थे और बीएमसी को शक है कि इनके घर में अवैध निर्माण हुआ है, तो उसका मुआयना करना चाह रहे हैं। तो आज चूंकि दोनों घर पे रह सकते हैं इसलिए टीम जा सकती है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि दोनों ही राणा दंपत्ति जो है आज दिल्ली जा रहे हैं। वहां जाकर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और वहां पर जाकर अपने ऊपर हुई ज्यादती का उन्हें हवाला देंगे। तो यानी हो सकता है कि अगर वो फ्लाइट का जो वक्त बताया जा रहा है लगभग 11:15 बजे का वक्त है और 9 बजे के आसपास वो घर छोड़ देंगे, तो बीएमसी टीम आज भी शायद बैरंग लौटे। तो यानी इस पूरे मामले में जो तलखी है या फिर जिस तरह से जो संघर्ष है वो इतने पे शांत होता नहीं दिख रहा है। यानी ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। राज्य बनाम केंद्र की जो लड़ाई है और उसमें नवनीत राणा दंपत्ति और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो बनता जा रहा है सीधा संघर्ष, वो आगे बढ़ता दिख रहा है फिलहाल। लेकिन आज मुसीबत अगर है किसी की खिले बड़ी बन सकती है और किसी की तकलीफ बढ़ सकती है तो नवनीत राणा और रवि राणा की, क्योंकि दोनों ने साफ तौर पर शर्तों का उल्लंघन किया है जिन शर्तों पे उन्हें जमानत मिली थी।
शुक्रिया आपका सुनील जी इस सब जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं नवनीत राणा की, क्योंकि जिन शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई थी उसका उल्लंघन जो है बताया जा रहा है, जिस तरीके का बयान उन्होंने यहाँ पर अस्पताल से बाहर आने के बाद दिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हिमाचल सरकार ने राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी हैं और कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ रात में गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर लगे खालिस्तानी झंडे मिले थे और साथ ही दीवारों पर भी खालिस्तान लिखा हुआ था। ये खालिस्तानी झंडे रविवार सुबह धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 4 दीवारी और गेट पर लगे मिले। इससे अचानक हरकत में आई राज्य सरकार अब अपने सुरक्षा इंतजामों का नए सिरे से जायजा ले रही है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष को सरकार पर निशाना बनाने का एक नया मुद्दा मिल गया है। खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर भी नारे लिखे मिले। राज्य पुलिस का कहना है कि उसे पंजाब से आए कुछ सैलानियों पर संदेह है। किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग है, तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। ये मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होगा तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सलाखों के पीछे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे एक कायराना हरकत बताया है और कहा है कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने ऐसा करने वालों को खुलकर सामने आने की चुनौती भी दी। इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने। जितने भी सीसीटीवी वहां पर है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं न कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को ऐसी घटना की आशंका थी, इसलिए 26 अप्रैल को खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया। सूत्र बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस या एसएफजे के प्रमुख गुरु पटवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा शिमला में फहराया जाएगा। इसके बाद हिमाचल सरकार ने भिंडरावाले और खालिस्तान के झंडे वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी, जिससे एसएफजे चिढ़ गया। एसएफजे ने ऐलान किया कि वो 29 मार्च को खालिस्तानी झंडे फहराएगा, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण ऐसा नहीं कर पाया। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। आप हिमाचल चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए बीजेपी को घेर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई। खालिस्तान के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में विवाद बना हुआ है। हाल ही में बीजेपी ने आपके हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया इंचार्ज पर यह आरोप लगाया था कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं। आरोप लगने के कुछ ही समय में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। हिमाचल प्रदेश से मोहम्मद गजाली के साथ और नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी की खबरों के बीच सिद्धू ने ऐलान किया है कि वो आज सीएम भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवंत मान से ये मुलाकात पंजाब की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर है और सिद्धू के मुताबिक पंजाब का विकास एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। दरअसल सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू के हालिया बयानों से कई नेता उनसे नाराज हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिद्धू खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के पालघर में एक स्टील कंपनी में मजदूर यूनियन और मैनेजमेंट के झगड़े को सुलझाने गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। 7 घायल पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है और बड़ी संख्या में जमा मजदूरों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की, जिसके बाद यहां पर पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइन की एक वीडियो को लेकर खासी आलोचना हो रही है। इंडिगो एयरलाइन पर भेदभाव के आरोप इसके बाद लग रहे हैं। दरअसल इंडिगो पर आरोप है कि उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड को बोर्डिंग से रोक दिया। ये बच्चा एक मुश्किल सफर तय करके एयरपोर्ट पर पहुंचा था और थोड़ा डरा हुआ भी था। इंडिगो के स्टाफ ने उसे विमान में चढ़ने से रोक दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बच्चा उड़ान में नहीं जा सका, वो दहशत की हालत में था। ग्राउंड स्टाफ ने आखिर तक उसको शांत होने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डी कंपनी के गुर्गों पर एनआईए की छापेमारी जो है वो हो रही है। अंडरवर्ल्ड सरगना डी कंपनी से जुड़े हुए गुर्गों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए के मुताबिक कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए ने अभी कोई भी लोकेशन बताने से मना किया है। अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग के तहत ये छापेमारी की जा रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी से जुड़ी? तभी तो इस साल के शुरुआत में एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था यूएपीए के तहत अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग कनेक्शन का। उसी के तहत जांच चल रही थी और इसके पहले भी हमने देखा कि इसी के संदर्भ से जुड़ते हुए ईडी ने एक मामला दर्ज किया था पीएमएलए का, और फिर उन्होंने अलग अलग जगहों पर तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया था। अब जो है ये जो छापा है एनआईए, उस जो मूल केस है उसी के तहत एनआईए ने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो जगह है मुंबई में ठिकाने हैं अंडरवर्ल्ड सरगना डी कंपनी से जुड़े दाऊद के गुर्गे या फिर हवाला ऑपरेटर और इस तरह के जो लोग हैं उनके जो एसोसिएट्स हैं, इन सभी के यहाँ अभी छापेमारी चल रही है। सुबह से ही तलाशी शुरू हो गई है। एग्जैक्ट ऐसा लोकेशन बताने के लिए फिलहाल एनआईए ने अभी इनकार किया है, लेकिन जो खबरें आ रही है क्षण के वो आ रही है कि मुंबई में, दक्षिण मुंबई जैसे नागपाड़ा जो डी कंपनी का गढ़ रहा है वहां पर, इसके अलावा गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार जैसे जगहों पर भी कुछ तलाशी और छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी एक कार्रवाई आज सुबह हुई है, खास करके अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग जो हुआ है कनेक्शन है उसके तहत। और इसमें कोशिश ये है कि जिस तरह से मामला दर्ज किया गया है, पैसे यहाँ से अंडरवर्ल्ड जो है पैसे जमा करते हैं विभिन्न स्रोतों से। पहले जहाँ जबरन वसूली हुआ करती थी ड्रग्स के हिसाब से, ड्रग्स की जरिए कमाई हुआ करती थी, वहीं अब ज्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों से भी इन्होंने वसूली की है, या फिर इनके जो गुर्गे ज्यादातर है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के वर्क में भी लगे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ के ऊपर भी शिनाख्त करके उनकी पहचान करके अब उनके यहाँ छापे मारे जा करके सबूत जमा करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले रुकते हैं। 5000 साल पहले जमीन में दफन हो चुके हड़प्पा कालीन शहर के पुरातात्विक खुदाई में विकास के सारे सबूत मिले हैं। उस दौर में घर, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण और शवों के अंतिम संस्कार के वक्त तक क्या क्या रखा जाता था, इसे जानने के लिए आप ये खास रिपोर्ट देखिए रविशंजन शुक्ला की। हिसार के राखीगढ़ी गांव के इन्हीं 11 टीलों के नीचे दफन है 5000 साल पहले हड़प्पा काल का एक शहर। अभी तक इन 3 टीलों की पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि राखीगढ़ी कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था। हड़प्पा काल का ये शहर विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की सहायक नदी दृश्यद्युति के किनारे बसा था। उस वक्त साफ सफाई से लेकर सड़कों तक के क्रमिक विकास की झलक टीला नंबर 3 की इस खुदाई से पता चलती है। 5000 साल पहले की यहाँ की ईंटें, नालियां और नालियों के ऊपर रखे मिट्टी के ऐसे घड़े प्राचीन इतिहास की कई अनसुलझी परतों को खोलते हैं। जब आप पक्की ईंटों की बात कर रहे हैं, आप इस ड्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नाला है। हाँ, अच्छा। ये एक नाला है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। देखिए साइड से भी ईंटें लगी हुई हैं और नीचे भी बेस में भी
ईंटें लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक ड्रेन है। ड्रेन है और ये हड़प्पा कालीन ड्रेन ये हड़प्पा कालीन ड्रेन है। अच्छा, तो उस वक्त लोगों को इतना सिविक सेंस था, मतलब कि ये ड्रेन बना के पानियों को निकालने का? निश्चित तौर पे। और जब आप कहते हैं कि उस वक्त था, तो मैं तो यही कहूँगा कि आज भी हम उनको इमिटेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अच्छा जी, देखिए सिविक सेंस के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, और भी हमारे पत्रकार बंधु मेरे से बात कर रहे थे मैं, कि सिविक सेंस उनका लाजवाब था। अच्छा, जो हड़प्पन थे वो इस बात का खासा ख्याल रखते थे कि कहीं गंदगी ना हो, गंदगी पसंद लोग नहीं थे। अच्छा, और इस तरीके के सोकपिट का भी हम देख रहे हैं कि ये जो आप घड़े के जैसा देख रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये देखिए सोकपिट जैसा कि आपने बताया ही, बेसिकली ये क्या होता है कि पानी ऊपर से आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा। लेकिन पानी की बहाव के साथ साथ कई बार कुछ गंदगी कचरे भी आ जाते हैं, जिससे कि आपके नाली को जाम होने का खतरा होता है। अच्छा, संभावना होती है। तो वो क्या हो रहा है कि ये कचरा यहीं पे जमा हो जाएगा और पानी का रिसाव होगा। यहाँ कच्ची और पक्की ईंटों से बनी सड़कें और घरों की संरचना भी मिलती है। एक चूल्हा भी मिला है, वो भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि तकरीबन 5000 साल पुराना ये जो चूल्हा है, और सबसे बड़ा चूल्हा मिला है। ये चूल्हा है, ये भट्टी है, चूल्हा है। अभी ये शोध का विषय है। क्या है सौरभ जी? जी, ये वही है जिसे जो आप बता रहे हैं, हर्थ है, भट्टी है, चूल्हा है। लेकिन इसका यूज क्या रहा है? क्या ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए रहा है या फिर घरेलू पर्पस के लिए रहा है? ये शोध का विषय है, ये चलेगा। इसके बारे में इंटरेस्टिंग आप ये दिखा सकते हैं। आप ये देखिए, दर्शकों को देखना जरूरी है। दो चीजें हैं, एक तो हर्थ है और उसको ये मड ब्रिक लगा करके इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अच्छा। चारों तरफ से। अच्छा। और ये वेंट के लिए, अच्छा, एयर सप्लाई के लिए। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से हमें दिखाएं कि किस तरीके से 5000 साल पहले, अच्छा, यहाँ से एयर सप्लाई होती थी। ये आप देखिए, ये एयर सप्लाई होती थी और ये फिर भट्टी जलता था। अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 पर, जहाँ हड़प्पा कालीन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ताजा खुदाई के दौरान उस दौर की 2 महिलाओं के शव यहाँ मिले हैं। शवों के आसपास रखा सामान हड़प्पा काल के विकसित होने के कई सबूत दे रहा है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें मिले हैं? एक तो पॉट मिले हैं, कुछ कीमती आभूषण भी मिले हैं जिस तरीके से यूज करती थी महिलाएं। आभूषण में बीड्स मिले हैं, कार्नेलियन के कुछ बीड्स मिले हैं, जो शायद वो यूज की होगी, तो उनके पास ही मतलब रखा गया था। और शेल के बैंगल आप देख सकते हैं जो हाथ में पहनी हुई है जी। और ये सारे जो पॉट हैं, ये एक्चुअली हड़प्पा का प्रोसेस होता था रिचुअल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें उनके अंतिम इच्छा जो रहती होगी, चाहे वो जो भी प्रिय चीज खाना पसंद करती होगी, तो वो इसमें रखते होंगे। घी हो गया, तेल हो गया, जो उनका इंटरेस्टेड जो चीज होगा वो। दूसरा है कि आज भी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज दान में दे देते हैं। सेम वही प्रैक्टिस यहाँ भी होता था, इसलिए छोटे रूप में एक आईना भी मिला है। कि ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं को माउंट 7 कहा गया है। और इसमें अभी 3 पहाड़ियों की खुदाई हुई है। आप सोच सकते हैं कि अगर सभी की खुदाई होगी तो एक बहुत बड़े हड़प्पा कालीन जो नगर है, जो शहर है, और किस तरीके से 5000 साल पहले विकसित था, उसके तमाम सारे जो सबूत हैं उसका पता चलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये महिलाएं किन किन आभूषणों का प्रयोग करती थीं और इनके अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहां से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और पुरातात्विक कितना महत्व है, ये हम आपको चलकर दिखाएंगे। ये हड़प्पा काल की सारी पॉटरी और खिलौने हैं। कई ऐसे कच्ची मोहर यानी स्टैंप मिले हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं। हमें यहाँ पे ये एक सीलिंग मिली है जिसपे एलिफेंट का रिलीफ है और हड़प्पन लेटर्स हैं ऊपर। सीलिंग जो है मोहर की छाप जो कि मिट्टी में है, और ये कच्ची मिट्टी की है, इसको पकाया नहीं गया। यूजुअली सीलिंग पकती है, तो ये काफ़ी रेयर और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ राखीगढ़ी की इस सीजन की एक्सकवेशन का। शवों के पास से तांबे और सोने के पत्र या फाइल भी मिले हैं जो आभूषण के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। हमें यहाँ पे कुछ गोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिसमें गोल्ड फॉइल और कुछ गोल्ड फॉइल है। काफी इम्पोर्टेंट और यूनिक फाइंडिंग है यहाँ की। इन्हीं सारी खूबियों के चलते भारत सरकार ने राखीगढ़ी को हड़प्पा काल की आइकॉनिक साइट का दर्जा दिया है। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जो कुछ दिन बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा।
राखीगढ़ी चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट है और अलग अलग सेटलमेंट पे डिफरेंट हाइट है उस सेटलमेंट का, तो हमें उसका कल्चरल सीक्वेंस, एक दूसरे के साथ उसके रिलेशंस को, टाउन प्लानिंग को समझने के लिए हम ये एक्सकवेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस साइट को एज एन आइकॉनिक साइट जो डेवलपमेंट है करना है, वो एक हमारा मुख्य मोटिव है। डंपिंग एविडेंस हमें ज्यादा मिल रहा है। इन सारे तथ्यों के सामने आने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि राखीगढ़ी हड़प्पा काल में करीब 500 हेक्टेयर में फैली एक नगरीय बस्ती रही होगी, जो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पा काल की ऐसी तमाम जानकारियां अब भी इन पहाड़ियों के नीचे दबी हैं, जिनके सामने आने का इंतजार है। हरियाणा के राखीगढ़ी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए मुंबई में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी डी कंपनी के गुर्गों पर चल रही है। आपको बता दें 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम की है ये डी कंपनी, और खबर है कि अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग के तहत ये छापेमारी की जा रही है। अंडरवर्ल्ड सरगना डी कंपनी से जुड़े गुर्गों पर ये छापेमारी की जा रही है और एनआईए के मुताबिक कई ठिकाने हैं जहां पर अलग अलग मुंबई में ये छापेमारी चल रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर, ये जो एनआईए अलग अलग ठिकानों पर कर रही है? अदिति, इसी साल के शुरुआत में एनआईए ने यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसमें अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग का आरोप लगा था। यानी कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है, जो दाऊद की डी कंपनी है, उसके लोग यहाँ पर अवैध तरीके से पैसे जमा करके वाया दुबई, पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिससे कि टेरर फंडिंग हो रही है और उससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इसी के तहत उसके बाद एक ईडी ने भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था और उसके बाद उन्होंने भी कई जगहों पे तलाशी ली थी। तकरीबन 10 ठिकानों पे तलाशी ली थी, जिसमें कि दाऊद की बहन हसीना पारकर का गार्डन कंपाउंड वाला घर भी था। उसके बाद फिर हालांकि मामला ऐसा लगा कि राजनीतिक होता जा रहा है और उस मामले में पीएमएलए के तहत नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, जो कि राज्य के मंत्री भी हैं। लेकिन अब जो है ये जो छापेमारी है ये एनआईए खुद कर रही है, जिसका सीधा सीधा लिंक टेरर फंडिंग से बताया जा रहा है और ऐसे तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें न सिर्फ दाऊद के गुर्गे हैं जो कि उसकी अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, बल्कि जो पैसे बनाए जाते हैं अंडरवर्ल्ड के जरिए और उन्हें हवाला के जरिए जो भेजा जाता है विदेश में, तो उन हवाला ऑपरेटर्स को भी इस बार निशाने पर लिया गया है और उनके खिलाफ भी तलाशी चल रही है। मुंबई में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा बताया गया, लेकिन ठीक एग्जैक्ट जगह बताने में फिलहाल एनआईए ने मना किया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो दक्षिण मुंबई का नागपाड़ा इलाका है, जो कि दाऊद का गढ़ रहा है। दूसरा मुंब्रा है, गोरेगांव का भी एक नाम आ रहा है। इसके अलावा सांताक्रूज में भी एक जगह बताई जा रही है। तो लेकिन सही पता यानी सही लोकेशन अभी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की टीम सुबह से पहुंची है और उनकी छापेमारी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि टेरर फंडिंग के तहत जो भी गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो टेरर फंडिंग के आरोपों के चलते जो जानकारी एनआईए को मिली है, उसके बाद मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और डी कंपनी के जो गुर्गे हैं उनको खासतौर से निशाना फिलहाल बनाया गया है, उनके ऊपर ही छापेमारी की जा रही है। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में फायरिंग का ये मामला है। पुलिस ने 3 बदमाशों की पहचान इस मामले में की है। राजू नाम का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। बदमाशों को स्कूटी देने वाला आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें तिहाड़ जेल में रची गई थी इस हमले की साजिश। केशवपुर सब्जी मंडी के पूर्व चेयरमैन पर की गई थी फायरिंग। गैंगस्टर सलमान त्यागी के इशारे पर यह हमला किया गया था। इस वक्त जेल में बंद है गैंगस्टर सलमान त्यागी। शनिवार की रात की ये बात है। सुभाष नगर चौक के पास जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी, जिससे पूरा इलाका जो है वो दहल गया था। सीधा हम रुख कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर का, हमारे सहयोगी। मुकेश, तस्वीरें देख के हर कोई हैरान हो गया था कि देश की राजधानी में इस तरह की वारदात हो जा रही है। क्या जानकारी अब इस मामले में मिली है और क्या कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल सुभाष नगर में जो शनिवार को 2 भाई हैं, ये अजय चौधरी और उनके भाई जो जस्सा चौधरी हैं, जो कार में सवार होकर जा रहे थे
सुभाष नगर मोड़ के पास अचानक स्कूटी सवार बदमाश आते हैं और 3 लड़के कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। करीब 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग होती है और ये जो इलाका है यहाँ पर उस वक्त काफी भीड़ भाड़ थी, उस रोड पर काफी लोग थे। उसके बाद भी हमलावर वहां से फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद ये पाया कि इसमें जो 3 लड़के इन्वॉल्व हैं वो सलमान त्यागी नाम का एक गैंगस्टर है, उसके लिए काम करते हैं और उसी के इशारे पर इन लोगों ने अजय और उनके भाई जस्ता को मारने की कोशिश की। हालांकि दोनों घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में जिसकी स्कूटी पर सवार होकर आए थे उसका नाम राजू है। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो 3 आरोपी हैं जिनकी पहचान हुई है, जो कि शूटर हैं, उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है और कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्दी वो पकड़े जाएं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये जो पूरा मामला है इसमें कुछ आपसी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो अजय चौधरी हैं वो केशवपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन हैं और कहा जा रहा है कि इन पर भी कुछ केस दर्ज हैं। तो कुछ आपसी रंजिश का मामला है जिसके चलते ये पूरी घटना हुई और इसमें जो शूटर हैं उनकी पहचान हो गई है। जी मुकेश, कई सवाल इस बात पर भी उठते हैं क्योंकि अक्सर ये खबरें आती हैं कि तिहाड़ जेल में इस तरह के हमलों की साजिश जो है रची है और इस मामले में भी ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो फिर इस तरह से तिहाड़ जेल से अगर कुछ एक्टिव हैं या इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए, बिल्कुल बीते कुछ सालों में तिहाड़ जेल के अंदर से लगातार कई बड़े बड़े हमलों की या बड़ी आपराधिक वारदातों की साजिश रची गई। जो गैंगस्टर जेल में बंद हैं वो अंदर रहकर अपने गुर्गों के जरिए बाहर या तो रंगदारी मंगवाते हैं, जबरन वसूली, मर्डर, डकैती, इस तरह की वारदात लगातार होती हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं जब जांच होती है तो ये पाया जाता है कि जो जेल में गैंगस्टर बैठे हैं उनके इशारे पर ये सब चल रहा है। खास बात यह है कि जेल के अंदर से लगातार फोन पकड़े जा रहे हैं, जो कि तमाम जो अपराधी अंदर बंद हैं वो फोन का इस्तेमाल करते हैं और अंदर बैठे बैठे सारी एक्टिविटीज हैं उनको अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेल में बंद है गैंगस्टर सलमान त्यागी, वहां से ये पूरी साजिश जो है वो रची गई और उसी पर आरोप लग रहा है। और राजू नाम का जो गुर्गा है वो फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने 3 बदमाशों की पहचान कर ली है, तलाश की जा रही है। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ बात करते हैं। वहां पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत रद्द करने की अर्जी देने जा रही है महाराष्ट्र की सरकार। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने एनडीटीवी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों की मीडिया बयान की क्लिप जो है वो देखने के बाद अदालत की अवमानना का मामला साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि अदालत ने जमानत देते वक्त ही इस केस के संबंध में मीडिया से बात नहीं करने की शर्त रखी थी। और इस बीच खबर यह है कि राणा दंपत्ति आज दिल्ली भी आ रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल मुंबई में अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है तो 14 दिन क्या 14 साल भी वो जेल में गुजारने के लिए तैयार है। नवनीत राणा ने कहा कि जेल में मेरे साथ ज्यादती की गई, उद्धव ठाकरे ने अत्याचार किया है, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ उद्धव ठाकरे चुनाव लड़कर दिखाएं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हनुमान चालीसा विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों 12 दिनों के बाद जेल से बाहर आए थे और अब आज ये दंपत्ति दिल्ली आ रहा है। कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम कल कोर्ट के सामने ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया जाए। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ।
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर विवाद जारी है। आज अहम सुनवाई होने जा रही है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर बढ़ा दिया गया है। शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोकना पड़ा था। हिंदू पक्ष का ने ये कहा था कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और ना ही प्रशासन ने मदद की। और इसके साथ ही सर्वे के लिए कोर्ट ने जिस कमिश्नर को नियुक्त किया उन पर निष्पक्ष काम न करने का आरोप दूसरे पक्ष ने लगाया। यह आरोप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से नियुक्त वकील ने लगाया। उनका आरोप है कि हिंदू पक्ष के दबाव में काम किया जा रहा है। कमिश्नर को बदलने की मांग पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 1991 में ये पक्ष मामला जो है ये कोर्ट पहुंचा था। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वो जमीन हिंदुओं को वापस दी जानी चाहिए। और उसके बाद से ही लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। और जिन 5 महिलाओं ने वाराणसी की जो महिलाएं हैं 5 उन्होंने याचिका दाखिल की, उनमें से एक है मंजू व्यास। उन्होंने राखी सिंह नाम की याचिकाकर्ता के केस वापस लेने की अफवाहों के बीच ये साफ किया है कि वो केस वापस नहीं लेंगी और हक की लड़ाई अंत तक लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास राखी सिंह के केस वापस लेने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं पहुंची। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जब से सर्वे और वीडियोग्राफी की बात हुई है उसके बाद नया मोड़ आता गया है। एक मोड़ ये तब आया था जब ये जो दूसरे मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने एक आरोप लगाया था, एडवोकेट कमिश्नर पर ही निष्पक्षता का आरोप लगा दिया था। इस मामले में उन्होंने अर्जी दी, अर्जी पर सुनवाई भी 9 मई को हो रही है, उसमें अपना पक्ष रखेंगे। तब तक एक और मामला सामने आ गया। इस बीच एक मीडिया में तेजी से फैलने लगा कि जिन 5 महिलाओं ने इसमें वादी है, जो जिन लोगों ने इसमें मुकदमा किया था, उनमें एक महिला जो है वो वापस ले रही हैं, राखी सिंह हैं, वो वापस ले रही हैं। तो हम उनमें 5 महिलाओं में एक मंजू व्यास जी हैं, हम उनके घर आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे ये पूरा पकड़ आया और क्या पूरा मामला, इसके विषय में हम उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। मंजू व्यास जी, ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आप लोग ने जी ये मुकदमा पूरा किया, तो सबसे पहले कैसे मिली आप लोग और किस तरीके से, किस संस्था के साथ मिलकर के इस मुकदमे को किया? हम लोग विश्व वैदिक सनातन धर्म के अध्यक्ष जी से हम लोग ने बात करी कि हमारे यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो साल में चौथे नवरात्रों में चैत के खुलता है, वो भी आधे घंटे के लिए। और मंदिर तो हमारा अंदर है मगर हम लोग चौखट के दर्शन करके चले आते हैं। तो सारे मंदिर जब से खुल रहे हैं तो क्यों हमारी श्रृंगार गौरी पे पाबंदी लगाई गई है, तो उसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया और हम लोग ने बैठ करके मीटिंग की। तो उन्होंने हम लोग के थ्रू याचिका कोर्ट में दाखिल की। अच्छा, तो उसमें याद है, तो उसमें एक राखी सिंह है, वो कहाँ की, दिल्ली की, बाकी 4 महिलाएं कहाँ की हैं? 4 महिला बनारस की हैं और राखी सिंह दिल्ली की हैं। राखी सिंह दिल्ली की जी। तो अब एक मामला ये आ रहा है कि राखी सिंह जो है वे सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपना मामला वापस ले रही हैं, कुछ इस तरीके की बातें मीडिया में चल रही है। तो आप लोगों को क्या सूचना है, कुछ बात हुई आपकी? नहीं, इस बारे में अभी हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और हमारे वकील से भी पता नहीं संपर्क हुआ है या नहीं। अब वकील के थ्रू हमें कोई जानकारी ऐसे नहीं मिली है। अभी तक आप लोग कोई जानकारी नहीं मिली कि मुकदमा वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? नहीं। अच्छा, अगर किन्हीं कारणवश वो राखी सिंह और वो लोग मुकदमा वापस लेती हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अपने राष्ट्र के लिए हम लोग मर मिटने को भी तैयार हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो वापस लेती हैं तो लें, लेकिन हम लोग 4 महिलाएं नहीं वापस लेंगी। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज और ये जानना चाह रहे थे कि आज जो एडवोकेट कमिश्नर पर उन्होंने आरोप लगाया था निष्पक्षता को लेकर के, उसको लेकर के आज सुनवाई है, तो आप लोगों की तरफ से वकील जा रहे हैं, आपकी बातचीत हुई है? हाँ, हम लोग की बातचीत हुई है। आज जैसे वकील हमारे अदालत में जाके जो भी फैसला आएगा वो हम लोग को जानकारी में आएगा। अपने जानकारी में अपना पक्ष वो रखेंगे? हाँ, बिल्कुल पक्ष रखेंगे। तो साफ है कि जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो 5 महिलाएं हैं उनमें मंजू व्यास जो है वो प्रमुखता के साथ, यहाँ बनारस की जो 4 महिलाएं हैं उनके साथ आप हैं, और आप लोगों का कहना है कि उनको जानकारी नहीं है कि श्रृंगार गौरी मामले में कोई एक पक्ष जो है वो वापस ले रही हैं कि नहीं ले रही है, इनके पास कोई सूचना नहीं है, न इनके वकील के पास कोई सूचना है, और अगर कोई वापस भी लेता है तो ये लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने के मूड में है और ये लड़ाई लड़ेंगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज भी इस मामले में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है और एक पक्ष की जो बात है कि वो वापस ले सकती है याचिका, इस सब को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए
अदालत ने जिस वीडियोग्राफी कर जांच करने की बात कही थी उसमें 7 मई को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया था जब मस्जिद के पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनकी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा किया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके आशय उन्होंने एक एप्लीकेशन अदालत में उन्होंने दाखिल किया और अदालत में दाखिल करने के बाद अदालत ने उस कार्रवाई को सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद अदालत ने जो है उसको अपील करके ये कहा उसमें कि अभी जो है दूसरे पक्ष को जो हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं या एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको आपकी ये न तो ये अर्जी सर्व की गई है और वादी पक्ष को और न ही एडवोकेट कमिश्नर अदालत में आकर अभी अपनी बात रख पाए हैं, अपनी निष्पक्षता की बात कह पाए हैं, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाता है। तो उसके लिए उन्होंने आज 9 तारीख का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है कि 9 तारीख को जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो जो है उनको इसकी नोटिस, इनको जो अर्जी दी गई, जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में मस्जिद पक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसके लिए जवाब देने के लिए कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। और उसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, तो उसको लेकर के उनके लिए भी समय दिया गया है। तो आज तकरीबन दोपहर बाद जो है वो इस तरीके की अदालत में कार्रवाई होगी, उसकी सुनवाई होगी। उसके सुनवाई के बाद जो है जा कर के जो है उसके सुनवाई के बाद जो है अदालत क्या फैसला देता है उसके मुताबिक काम आगे बढ़ेगा। जो सर्वे होगा नहीं होगा, क्या होना होगा, नए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, ये सब बातें उस सुनवाई के बाद होगी, अदालत के पास है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है उसमें वक्त जो है वो सुनवाई का है, उसको वो सुनेंगे, उनकी एप्लीकेशन को दलील देंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब एक आरोप ने जो एडवोकेट कमिश्नर पर ही निष्पक्षता पर आरोप लगाया तो अदालत ने कहा कि उसे ज़रूर सुनेंगे और सुनने के बाद उन्हें मौका भी देंगे और मौका देने के बाद जब ये सारी बातें जानेंगे तो वो होगा। तो जो एक मामला जो था वो अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए विराम पर है और अभी रुका हुआ है। उसके बाद दोपहर बाद जो है वो स्थिति जो है उसकी ये समझ में आएगी कि आखिर क्या होना है, तो ये समझ भर के आएगा। और अभी अगर आप मंदिर का हाल देखेंगे तो यहाँ पर एकदम शांति का वातावरण है, आराम से लोग जो है वो दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। किसी तरीके का फ़िलहाल कोई कयास और इस तरीके की चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। हर व्यक्ति जो है वो दर्शन पूजन और मंदिर के अपने सारे काम चल रहे हैं। लेकिन आम लोगों के बीच में इसकी चर्चा जरूर है कि आज अदालत में क्या होगा और अदालत किस निर्णय पर पहुंचेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये पूरा मामला जो है वो अदालत पर ही निर्भर है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो आपको एक बार बताने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि जो है वो इस तरह से सामने निकल कर आई है। ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद है, 17 अगस्त 2021 को ये जो नया मामला शुरू हुआ है, इसमें वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थी। महिलावादियों ने कोर्ट से कहा था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन करने की मांग जो है हमारी, उसे माना जाए। और 5 महिलाओं ने ये याचिका दी थी। उसके बाद 18 अगस्त को महिला मंदिर की जो हालत है उसे जानने की कोशिश करने की बात की गई। कोर्ट ने 3 दिनों में पैरवी के आदेश भी दे दिए। वीडियोग्राफी के जरिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए वीडियोग्राफी करने के लिए, और किसी कारण से लेकिन उस वक्त वीडियोग्राफी नहीं हो सकी। उसके बाद 2022 आता है। 18 अप्रैल को जिला प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए अर्जी दाखिल होती है। सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने जो अर्जी थी वो दी। उसके बाद 19 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने आदेश जो है उसे सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को रखी गई और उसके बाद कोर्ट ने 6 मई को वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए, सर्वे करने के आदेश दे दिए। 6 मई को दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक वीडियोग्राफी और सर्वे हुआ है। 7 मई 2022 को मस्जिद पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। मस्जिद पक्ष का कोर्ट में आवेदन गया और ये कहा गया कि कोर्ट जो है वो कमिश्नर को बदल दे क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष की यहाँ पर दलील सुनना बेहद जरूरी है। और हिंदू पक्ष ने यह आरोप लगाया कि शनिवार को उन्हें सर्वे के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया। अब आज वापस एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष जो है उनका जो पक्ष है वो सुनेगा कोर्ट और उसके बाद ही आगे का फैसला इस मामले में लिया जाएगा। झारखंड की सीनियर आईएएस और खान सचिव पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड में ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। ये छापे रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार के घर से मारे गए और 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। अब तक
आज इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और उनकी सीए सुमन कुमार से पूछताछ हो रही है। कल भी ईडी ने इन दोनों से ही पूछताछ की थी। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और जो रुपए जो बरामद हुए हैं उनकी बरामदगी भी बढ़ती जा रही है। 20 करोड़ तक ये मामला पहुंच चुका है। एक बार बताएं कि ये मामला क्या है और किस तरह से ये जो आईएएस हैं इनके ऊपर ये बात पहुंची है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो पूजा सिंघल हैं ये झारखंड में खान सचिव हैं और ये इनके बारे में इनका काफी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी विवादास्पद रहा है और ये रघुवर दास के सरकार के समय भी इनके खिलाफ एक जांच चली थी, लेकिन विभागीय जांच में इनको दोषमुक्त करार दिया गया था। हालांकि उस समय के जो कार्मिक सचिव थे और जो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे उन्होंने फिर से इंक्वायरी कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन उस समय जो मुख्य सचिव थी राजबाला वर्मा, उन्होंने वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को रिकमेंड किया था कि इनको जो भी इनके जो विभागीय जांच हुई है और जिसमें इनको दोषमुक्त पाया गया है वो सही है और 4 पेज का नोट था। लेकिन ये माना जाता था कि ये राजबाला वर्मा के करीबी रही हैं और रघुवर दास भी इनको की भी पसंद रही हैं, इसलिए इनके जो इनके खिलाफ जांच थी उसको इस तरीके से रफा दफा किया गया। अब वर्तमान में पिछले सप्ताह ईडी ने इनके घर पर और इनके जो सीए रहे हैं सुमन सिंह उनके घर पे छापेमारी की और साथ ही साथ इनके जो परिवार के इनके एक पति हैं अभिषेक झा, इनके दूसरे पति हैं और उनका एक अस्पताल भी है जो पहले एक डायग्नोस्टिक लैब होता था और ये रांची में या झारखंड में सबको मालूम है कि ये किस तरीके से डायग्नोस्टिक लैब जो है वहां पर एक बड़ा नर्सिंग होम बना। लेकिन जो छापेमारी हुई उसमें पूजा सिंघल के यहाँ से कितना बरामद हुआ इसके बारे में ईडी ने कुछ भी नहीं कहा है। ईडी की तरफ से कोई लीक नहीं हुआ है, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं आई है, लेकिन हाँ उनके सीए के घर से 19 करोड़ के करीब कैश बरामदगी हुई। लेकिन ये मामला चूंकि अब राजनीतिक भी होता जा रहा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ये वहां की सरकार को गिराने की साजिश है और इस संबंध में उन्होंने कल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने 2 वीडियो जारी किए हैं। एक तो सुमन सिंह का एक निजी चैनल को जब उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने एक निजी चैनल को जो चलते चलते बाइट दिया जाता है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये कहें कि ये राशि जो है ये जो पैसा है ये हेमंत सोरेन का है, एक आईएएस अधिकारी विनय चौबे का भी उन्होंने नाम लिया और पूजा सिंघल का नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने झारखंड के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनका एक वीडियो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका भी एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि हाँ हमारी केंद्र में सरकार है, ईडी भी हमारी संस्था है और हम जांच करवा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारा घालमेल है और ये सारा राजनीति से प्रेरित है और इसलिए अब झारखंड में खासकर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों इस मुद्दे पर सड़क पर आमने सामने हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो फिलहाल ये जो पूजा सिंघल है आईएएस और उनके पति और सीए से पूछताछ जो है अभी भी वो चल रही है, अभी और भी आगे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएम ने इस मामले में 2 वीडियो जारी किए हैं जिसमें एक वीडियो सीए का है जिसमें वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है और अपने ऊपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूजा सिंघल और एक अन्य आईएएस अधिकारी विनय चौबे का नाम लेने का दबाव बनाए जाने का वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा वीडियो झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के संवाददाता सम्मेलन का क्लिप है। तो अब यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने इस मामले में आ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि वो आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवंत मान से ये मुलाकात पंजाब की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर है। सिद्धू के मुताबिक पंजाब का विकास एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। दरअसल सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिद्धू के हालिया बयानों से कई नेता उनसे खासे नाराज चल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धू खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच सिद्धू और मुख्यमंत्री की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस की एक वीडियो को लेकर खासी आलोचना हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल इंडिगो पर आरोप यह है कि उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड को बोर्डिंग से रोक दिया।
ये बच्चा एक मुश्किल सफर तय करके एयरपोर्ट पहुंचा था और थोड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ भी था। इंडिगो के स्टाफ ने लेकिन उसे विमान में चढ़ने से रोक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है, जिसके बाद इंडिगो की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि इंडिगो ने अपनी सफाई में ये कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बच्चा उड़ान में नहीं जा सका, वो दहशत में था। ग्राउंड स्टाफ ने आखिर तक उसके शांत होने का इंतजार किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और ऐसी ही तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है, जिसमें ड्राइविंग सीट छोड़कर एक युवक जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उससे लटक रहा है और फिर उस पर बैठ जाता है। उसे ये तक होश नहीं है कि उसका ये स्टंट कितनी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकता है। खुद उसकी जान जा सकती है, उसके चलते दूसरों की जान पर भी खतरा बन सकता है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब इस युवक की तलाश की जा रही है। ये वीडियो गाजियाबाद के एलिवेटेड रूट का है। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल जो हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और अब ये जांच की जा रही है कि आखिर उनके कितने साझेदार हैं, अगर इस तरह का कोई घोटाला उन्होंने किया है तो। दूसरी खबर सांसद नवनीत राणा को लेकर है, क्योंकि अब सरकारी वकील ये कह रहे हैं कि उन्होंने जमानत की शर्तें जो हैं वो तोड़ी हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है और इस बीच नवनीत राणा आज दिल्ली पहुंच रही हैं। तीसरी खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर सवाल उठाए गए हैं और आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। चौथी खबर खालिस्तानी झंडे पर हिमाचल में अब हाई अलर्ट हो गया है। और पांचवी खबर दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का जो मामला है, पुलिस को कोर्ट ने अच्छी खासी यहां पर फटकार लगाई है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर आप चुन सकते हैं, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।